नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीएस के 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपकी लोअर परीक्षा के लिए। लोअर पीसीएस 2019 का पेपर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है। एक दिन का समय बचा है, तो आप लोग अच्छे से जो कुछ भी अब तक पढ़े हैं उसको बस रिफ्रेश करिएगा एक बार और अच्छे से एग्जाम में करके आइएगा। तो 50 प्रश्न, ये 50 प्रश्न नहीं है, आप अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं और इससे कम से कम 300 प्रश्न, 50 से आपको 300 प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि हम एक एक प्रश्न के आंसर को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। और जो भी साथी नए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जा कर के क्लिक करें। और 50 वीडियो, पूरे 50 वीडियो सभी सब्जेक्ट के करवाए गए हैं। जितना कोशिश कर पाएँ आप कोशिश करके सभी वीडियोस को देख करके ज़रूर जाएं। खास करके जीएस का वीडियो अगर आप देखते हैं तो जीएस के प्रश्न जो होते हैं कम समय में हो जाते हैं, तो ये आपको समय बचा कर के देंगे। और जीएस के जो 50 प्रश्न हैं आपको कितने समय में करने हैं ये भी बता देता हूँ। जो भी हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं उनके प्रश्न जो हैं कि कितने मिनट में किया जाए। तो आप जो है 50 प्रश्नों को कोशिश करिए कि कम से कम 18 से 20 मिनट का समय दीजिए। 18 से 20 मिनट में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर करिए। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग भले एक 1/4 है, बट आपको एक्यूरेसी पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में आपका जो है सिलेक्शन रुक सकता है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे हमारा एग्ज़ाम रुक जाए। प्री एग्जामिनेशन के बाद मेंस का एग्जामिनेशन होगा और मेंस के लिए भी हम बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों को तैयार करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और सामान्य ज्ञान के जस्ट तुरंत बाद मैं जो है कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो आपको दे रहा हूं। आप उसको फैला दीजिए, जितने भी साथी आपके लोअर पीसीएस वाले हैं सबको जो है वीडियो मिलना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसमें जीएस के 50 प्रश्न हैं, मैंने पहले ही बताया। सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फर्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोग करें। अच्छा प्रश्न है और सभी को पता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है दूसरे कार्यकाल में, ये सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कितने ऐसे देश हैं जो ग्रेफाइट भंडार मौजूद है, जहाँ पे कितने, तो आपको इसको बताना है कितना परसेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग अच्छे से कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में माना जाएगा। 35% इसका सही आंसर है। जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 35% ग्रेफाइट का भंडार पाया गया है। इसको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में किस देश में विश्व का पहला व्हील वेइंग बजट पेश किया गया है? तो ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा, पक्का है ये प्रश्न आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो 28 का सही आंसर सभी लोग कर लिए होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जिन्होंने किया है बहुत ही सही जा रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि वेल बीइंग बजट जो है 2019 में न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने वेल बीइंग बजट पेश किया। अब ये बजट होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो असमानताओं की चुनौती से निपटने हेतु इस बजट में आर्थिक विकास दर को प्राथमिकता न देते हुए लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस पे जो है आधारित है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इस बजट में एक बड़ा हिस्सा बाल गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुरक्षित रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेल बीइंग बजट होता क्या है। न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और तीनों प्रश्नों को मैं
एक एक बार पढ़ देता हूँ। तो प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ कहाँ अवस्थित है? भारत में पहला हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 3 प्रश्न है, तीनों के आंसर आप करिए। तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे आपको। तो सभी लोग आंसर करते रहें और सेशन को शेयर कर दें। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 50 वीडियो पूरे देखे हैं, मैं पक्का बता रहा हूं उनको इस लोअर परीक्षा में बहुत ही मदद मिलने वाली है। और जो भी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन रक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की UPSSC के कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। तो 29, 30, 31 का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। 29 का आंसर बता देते हैं। 29 का होगा ए ऑप्शन, हांगझोऊ। हांगझोऊ में जो है ये हुआ है 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हांगझोऊ। हांगझोऊ कहाँ पे है? तो चीन, चाइना का जो है एक राज्य है, तो वहाँ से जो है आयोजन हुआ है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 69 पदक जो है भारत ने जिसमें जीते हैं। 15 स्वर्ण हैं, 24 रजत हैं और 30 कांस्य हैं। तो इस प्रकार 8वें नंबर पर जो है इंडिया की रैंक रही है। किसमें? एशियाई खेलों में। कहाँ पे हुआ है? तो होंगझोऊ चीन में। एकदम रट लेना है, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में। कोशिश करें एक बार पूरा पेपर आप लोग पूरा सॉल्व कर लें, पूरा पेपर, और उसके बाद टाइम बचा करके फिर दोबारा जो प्रश्न आपको नहीं डाउटफुल थे या फिर नहीं हो पाए तो उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास समय बचेगा। और समय बचा कर कौन देगा? तो वो GS हिंदी और साइंस, GS हिंदी और साइंस आपको टाइम बचा कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ कहाँ अवस्थित है? तो 30 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पेशावर। पेशावर में स्थित है। प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीर्थ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इस स्थल की बात करें तो इस स्थल को जनवरी 2019 में प्रांतीय खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न आपके लिए। महाभारत कालीन 5 तालाबों की वजह से इसे क्या कहा जाता है? पंज तीर्थ। पंज तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो पंज तीर्थ कहाँ पे है? पेशावर में है। पेशावर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? 31 का सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खुजराहो। खुजराहो बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खुजराहो में हीरा संग्रहालय की स्थापना करेगी। यह देश पहला हीरा संग्रहालय होगा। ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पे है? तो खुजराहो। खुजराहो कहाँ पे है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो MP सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसकी हम बात करें कि कितना क्या होगा इसका मानक, तो इस संग्रहालय में 323 कैरेट के ऐसे हीरे रखे जाएंगे जो टेस्टिंग के दौरान हीरा कंपनी रियो टिंटो एक हीरा कंपनी है को पन्ना जिले की हीरा खदान में जो है मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2019 में G20 के व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जिनको स्पीड कम ज़्यादा लग रही है, स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हैं अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं। अगर लाइव देख रहे हैं आप वीडियो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। 32, 33 का आंसर आप लोग कर लिए होंगे। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इन प्रश्नों ये उनके लिए कुछ नहीं है, वो ये जो प्रश्न हैं उनके लिए कुछ नहीं है, वो आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कई बार एक्सप्लेनेशन में इन सभी चीज़ों का जिक्र हो चुका है पहले भी। तो 32 और 33 का आंसर होगा डी और ए, डी ऑप्शन, यानी कि 3 मार्च सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस, यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस की बात हो रही है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में इसकी थीम रही है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि जल के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए।
लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2019 में G20 की व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 33 का ऑप्शन ए मैंने बता दिया पहले, तुसकुबा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो 33 का आंसर होगा ये, और जापान का एक शहर है जापान, तो ये भी याद रखना है, जापान इससे रिलेटेड है, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे दलवीर सिंह सुहाग। तो इसका जो है सही आंसर आप लोग बताइए, और साथ में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस समय थल सेना प्रमुख कौन है। कई बार हम बता चुके हैं, तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि थल सेना अध्यक्ष प्रेजेंट में अभी कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेशेल्स। सेशेल्स बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन। अप्रैल 2019 में पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग को सेशेल्स में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोग जो है पढ़े भी होंगे। 20 रुपये के नए नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्रण है? सभी लोग आंसर करें। अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाने की उम्मीद है। लोअर पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 20 का जो नोट है उस पर एलोरा की गुफा जो है बनी हुई है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो भारत का सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत में इसको जो है एलोरा की गुफा को रखा गया है, इसीलिए जो है 20 के नोट में भी इसको स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कई बार यूपी SSC में आ चुका है ये प्रश्न, और यहाँ से 4 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर आप करते जाएं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। कई लोग होते हैं वीडियो को देख लेते हैं, कमेंट करके भी नहीं बताते हैं कि जो है वीडियो कैसा लगा। कुछ भी तो आप लिखिए, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, ख़राब लग रहा है ख़राब लिखिए, लेकिन अपना रिव्यू ज़रूर एक बार दिया करिए। 36 का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो जोधपुर इसके लिए आपको लर्न करना होगा, ना कि धनबाद। तो जोधपुर इसका सही आंसर है। जोधपुर कहाँ पे है? सभी को पता है, राजस्थान में। तो इसको केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोधपुर राजस्थान में है। जबकि अगर हम केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो धनबाद में है, धनबाद में। तो धनबाद के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद झारखंड में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना और यहाँ से भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अगर हम तीनों ऑप्शन को एक बार पढ़ें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंद्री। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आपके जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। स्थान लिखा हुआ है उद्योग, संबंधित उद्योग, तो सभी को आंसर करना है इसके। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन हम दिखा देते हैं, ये आपके ऑप्शन रहे, सभी लोग आंसर करें। 37 का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 3 2 1। अगर हम इसको मैच करें तो 4 3 और 2 और 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राउरकेला लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा एल्युमिनियम, फूलपुर उर्वरक और नेपागढ़ कागज़ के लिए। तो ये यहाँ से 4 प्रश्न कोई भी एग्जाम में आ जाए आप तुरंत करके आएंगे आप। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? पीसीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको, और कई बार पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। तो पीसीएस एग्जाम में आ चुका है तो लोअर पीसीएस में आने की बिल्कुल संभावना बनती है। 38 का सही आंसर उदयपुर। उदयपुर को हम कहते हैं झीलों का शहर, झीलों का शहर, झीलों का नगर
हम कहते हैं उदयपुर को। जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, कोलकाता को कहते हैं आनंद का नगर, आनंद का नगर, और उज्जैन को कहते हैं महाकाल का नगर, महाकाल की नगरी उज्जैन, सभी लोगों को पता है। तो ये यहाँ से 4 प्रश्न प्रिपेयर हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? अच्छा प्रश्न है। 40 प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित चट्टान एवं उनके रूपांतरण से बनी शैल का कौन सा जोड़ा सही नहीं सुमेलित है? सही कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। 39 और 40 का सभी लोग सही आंसर करेंगे। आंसर आप जरूर करिए, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि आप आंसर जरूर ट्राई करिए। क्या आप आंसर सही कर पा रहे हैं कि गलत कर पा रहे हैं? तो 39 और 40 का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने हैं? तो ये हैं 79। शनि के हैं 62। शनि के कितने हैं? 62 हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मंगल के कितने हैं? तो 2। मंगल के उपग्रहों की संख्या है 2। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? तो वो हैं बृहस्पति के साथ। तो बृहस्पति के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं कमेंट करके लिख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में आप जरूर लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टान एवं उनके रूपांतरण से बनी शैल का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 40 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा बिल्कुल। गैब्रोफालाइट। फाइलाइट ये जो है बिल्कुल गलत सुमेलित है। अगर हम ग्रेनाइट नीस की बात करें तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है, शैल स्लेट होता है, और चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है। लेकिन ग्रेबो का रूपांतरण सरपेंटाइन में होता है। किस में होता है? सरपेंटाइन। तो ये आपको नोट कर लेना है। साथ में आप एक कॉपी और एक पेन रखा करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसको आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मापन सिस्मोमीटर द्वारा किया जाता है? 41 का सही आंसर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्त। 41 का सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भूकंपीय तरंग का किससे मापी जाती हैं? तो सिस्मोमीटर से मापी जाती हैं। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम फायदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई फायदोमीटर नामक उपकरण से मापी जाती है। हृदय की गति कार्डियोग्राम, और पेड़ों की वृद्धि क्रिस्कोग्राफ। पेड़ों की जो वृद्धि होती है उसको क्रिस्कोग्राफ से मापते हैं। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए क्रिस्कोग्राफ जो है, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की, किस वैज्ञानिक ने की? सभी लोग आंसर करेंगे। 42 का सही आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा लिखी गई है? सभी लोग सही आंसर करेंगे। 42 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। ब्लू बुक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। तो ये जो है मायावती जी ने लिखा है ये पुस्तक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। असंगत लेखक एवं उनकी कृतियों को पहचान करनी है। सभी लोग पहचान करके बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही लिखा हुआ है। 43, यहाँ से 4 प्रश्न होंगे प्रिपेयर आपके, और चारों प्रश्न कई बार करवाए जा चुके हैं। अगर जिसने भी सीरीज को पूरे फॉलो किया होगा, 50 वीडियो में से जितने भी जीएस के वीडियोस हैं अगर देखा होगा तो 43 का आंसर बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होंगे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसको अच्छे से करिए। एक एग्ज़ाम पे फोकस बना करके अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा और आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 43 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरविंद अडीगा जो है ये सही है। द व्हाइट टाइगर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे असंगत की पहचान करनी थी, तो असंगत यहाँ पे क्या होगा? द नाइट टाइगर लिखा हुआ है, इसको आप व्हाइट टाइगर कह सकते हैं। तो यहाँ पे होगा व्हाइट टाइगर। अगर व्हाइट लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। तो ये असंगत मैच होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संजय मांजेकर, तो इम्परफेक्ट नामक बुक जो है संजय मांजेकर जी की है। मलाला यूसुफजई, बी आर डिस्प्लेस्ड, तस्लीमा नसरीन बेशरम, सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। और नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में सत्य नहीं है। दोनों प्रश्नों का आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आपको आ रहे हों उनके ही आंसर करिए। यहाँ से आप स्पीडोमीटर आप तेज करके, आपने वीडियो नहीं देखे हैं, टाइम कम है, स्पीडोमीटर का यूज करिए, 2 पॉइंट पे लगाइए और उसको फास्ट करके आप देख सकते हैं, अच्छे से एकदम देख कर जाइए। 44 45 का आंसर आप लोगों ने कर लिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। नीति आयोग के विषय में सत्य नहीं है, तो 45 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ये बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है। 46 का सही आंसर करिए। पूरे 50 प्रश्न करवाए जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन है। सभी प्रश्न से, एक प्रश्न से कम 5-6 क्वेश्चन बना देता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल सीरीज को मिस मत करिए। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी आप अगर कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल ऐसे चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखें, हम उस पर एक बार ज़रूर सोचेंगे। 46 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बना दिया गया है देना बैंक और विजया बैंक के विलय से। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है, तो ये इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। और 48 प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। दोनों प्रश्नों के आंसर करिए, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 47 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, PLR। PLR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, प्राइम लैंडिंग रेट। तो प्राइम लैंडिंग रेट जो है PLR का फुल फॉर्म होता है, और यही आंसर इसका सही भी होगा, PLR। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये निर्धारित नहीं किया जाता है। यह ब्याज की वह दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी कि विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है, अर्थात ऐसे ग्राहक जिनके संदर्भ में जोखिम शून्य हो, विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, यानी कि जिनकी क्रेडिट अच्छी होती है बैंक में, तो उनको जो है आसानी से इस रेट पर जो है लोन दे दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप या संबंधित है, किससे संबंधित, कहाँ से संबंधित है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। 49 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज में प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, और इनके ही जन्मदिन पर यानी कि 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों प्रश्नों का सही आंसर सभी लोग करें। जिन साथियों ने पूरी सीरीज फॉलो की है, मैं बार बार कहता हूं कि पूरी सीरीज जिन्होंने फॉलो की है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। और आप रिव्यू के लिए कल जो है एग्ज़ाम जैसे भी होता है, 30 सितंबर का एग्ज़ाम जैसे होगा फर्स्ट शिफ्ट का, हम तुरंत जो है लेकर के आ जाएंगे आपके साथ। तो रिव्यू देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सही आंसर होगा, सभी का सही आंसर आया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 मार्च। 8 मार्च बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसके थीम की बात करें तो थिंक इक्वल बिल्ट स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। थिंक लिख देता हूं यहाँ पे, थिंक इक्वल, आप भी लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। वर्ल्ड
स्मार्ट। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके लोअर पीसीएस परीक्षा में ही पूछा जाए, हो सकता है आप एनटीपीसी भी दे रहे हों, जूनियर असिस्टेंट भी दे रहे हों, तो वहाँ भी पूछा सकता है। इनोवेट फॉर चेंज, फॉर चेंज, तो ये हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, थिंक इक्वल बल्ट स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम, मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। थीम जो है जिसकी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीटीआई का पूर्ण रूप बताना है आपको। 42 का सही आंसर सी ऑप्शन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों का चयन करें। तो ये कथन लिखे हुए हैं और आपको इनके आंसर करना है। फिफ्टी 53 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1, 3 और 4, 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 सही है। जो दूसरा लिखा हुआ है ये गलत है। राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं होती है, तो होती कितनी है? तो ये होती है 30 वर्ष। ये 30 वर्ष होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के संदर्भ में राज्यसभा को एकांतित शक्ति प्रदान है, ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? और नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? दोनों प्रश्नों के सही आंसर आप लोग करते रहिए। आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट हैं सबको हल करके जाते हैं तो पक्का है फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जितने आगे आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो 54 और 55 का सही आंसर अभी लोग कर लिए होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। 366 अनुच्छेद 366 के अंतर्गत इसको रखा गया है। सॉरी, 368 संशोधन की बात हो रही है ना, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की बात कही गई है 368 के तहत है। 368, तो इसको लर्न रखना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, संसद चाहे तो जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो ये जो है संसद पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? 56 का सही आंसर सभी लोग करते रहें। जिन्होंने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं उनका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का जिससे उनका रिवीजन ना हुआ हो और जो उन्होंने ना पढ़ा हो, सब कुछ कंप्लीट करवाया गया है इन 10 प्रैक्टिस सेट में। 56 का सही आंसर बिल्कुल आ चुका है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में प्रावधान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। साथ में आप लोग इस प्रश्न को तो कर ही सकते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यह अधिनियम कब से प्रभावी होगा? तो आप लोगों को पता भी है, हमने एक वीडियो भी बनाया था, तो आपने वीडियो देखा होगा, तो आप तो आंसर कर ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आपको डेट बतानी है। ऐसे प्रश्न UPSSC जरूर पूछता है। तो 58 का सही आंसर आप लोग करिए और 57 का सही आंसर करिए। भाग 21 में राज्य के संबंध में क्या प्रावधान, कौन सा राज्य इसमें नहीं है प्रावधान में? और लद्दाख
जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, ये बताना है। तो 58 का सही आंसर बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी होंगे। 31 अक्टूबर से ये प्रभावी होंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 57 की, तो 57 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघालय, मेघालय जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। गुजरात, कश्मीर, महाराष्ट्र और असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा इसके संबंध में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन आपके समक्ष हैं, सभी लोग पढ़ के आंसर करिए। और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित या फिर अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मैंने 10 प्रैक्टिस सेट सक्सेसफुली आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही अप्रिशिएट किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखें और हम आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। 59 का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण बिंदुसार ने करवाया था, ये असत्य लिखा हुआ है। तो इसके बारे में सत्य क्या है, तो बिंदुसार ने नहीं करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम 3 ऑप्शंस की और बात करते हैं, तो अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की। आंध्र, नेक्स्ट यहाँ पे, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, ये भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। रट लेना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। हम लोग ऊपर ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे। सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। दोनों प्रश्नों के सही आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो जितने प्रश्न स्क्रीन पे 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, तीनों के सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जाकर के कमेंट बॉक्स में बताइए आपका जीएस का कौन सा पोर्शन है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर है जो वीक है, जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप उनको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो 60, 61, 62 तीनों के आंसर आप लोगों ने कर लिए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य, सीरियाई राजदूत डाइमेकस चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, तो 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। माखली पुत्र गोसाल, ये सही बिल्कुल ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। आपको कमेंट करके बताना है कि जजिया कर जो था ये सबसे बिल्कुल लास्ट में किसने समाप्त कर दिया, बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 63 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया, हितोपदेश का फारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो 63 का ताजुल माली, ताजुल माली हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए नया हो, तो लेकिन आ सकता है एग्जाम में। तो ताजुल माली आपको याद रखना है। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, मुफीर अल कुलूब, इनका नाम क्या था, ताजुल माली द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कर सकते हैं। 64 का सही आंसर सी ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। कोचीन बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन सा सत्य नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन सत्य नहीं है, यानी कि यह सत्य लिखा हुआ है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया, ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 66 का सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 4 प्रश्न यहां से प्रिपेयर होंगे। सिक्सटी सिक्स का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सुमेलित नहीं है। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन है? द्वारिकानाथ भूषण हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके सहयोगी थे, तो इसको भी ध्यान रखें। टीएम नागर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल समाचार पत्र किसका था? शिवराम महादेव परांजपे और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है और बताना है। सुमेलित इस प्रकार करना है कि कब ये घटनाएं घटित हुई उनके क्रम में, तो आपको इसको बताना है क्रम क्या होगा इनका। तो 67 नंबर का सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2143 यानी कि साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 1927 में। इसको ध्यान रखना है आपको, 1927 में इसका सही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 1930 में हुआ दांडी यात्रा, 1930 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में। पूना समझौता लास्ट में हुआ है 1932 में, तो इसको भी ध्यान रखना है, 1932। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जुलाई 2019 को संपन्न आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? और 1 बाइट बनता है। दोनों प्रश्नों के आंसर सभी लोग कमेंट जल्दी जल्दी करें आराम से। जिनका भी पेपर 30 सितंबर को है और 1 अक्टूबर को है, मैं बता रहा हूं कि आप लोग रिलैक्स होकर के जाइए और एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। एग्ज़ाम को एकदम फोड़ फाड़ के आना है, एकदम बिल्कुल आग लगा देना है, अच्छे से करके आइए। 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड ने जो है जीता है, सभी लोगों ने देखा है, और क्रिकेट की बात है तो हमें नहीं लगता है कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। 69 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 बिट। 1 बाइट कितने के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। और 1 किलो बाइट की बात करें तो 1024 बाइट। 1 मेगा बाइट की बात करें तो 1024 किलो बाइट। कई बार ये प्रश्न बताए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तीनों प्रश्नों के आंसर सभी लोग सही करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोग आपके लिए पूरे 10 प्रैक्टिस सेट, सभी सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। पूरे 50 वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आप लोग अच्छे से देख करके जाइए। एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका भी कोई साथी है तो उसके पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए। 70, 71 और 72 नंबर के आंसर आप लोगों ने कर लिए हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र, तो बुध के साथ साथ शुक्र को भी याद रखना है कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के मैंने बताए कितने उपग्रह? तो 2 उपग्रह हैं। अरुण वरुण के भी उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल गेम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? 72 का सही ऑप्शन होगा सी आंसर, सरोजनी नायडू इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो इसका सही आंसर सभी लोग करें। 73 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाराणसी में है। भारत
कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच करना है। यहाँ से 4 प्रश्न बनेंगे और सभी को हम डिस्कस करेंगे। कई बार ये प्रश्न करवाए जा चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता ये आपके लिए कठिन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2-1-4-3 2-1-4-3 2-1-4-3 बिल्कुल सही है। मैच करते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एक तो इसको कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। आंवला इसमें होगा ऑप्शन ये 4 होगा। उर्वरक और मेरठ खेल कूद का सामान। तो ये जो है आपके लिए 4 प्रश्न यहाँ से तैयार हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य सरकार एवं व्यापारियों उद्यमियों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने हेतु किस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे। और मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर का वीडियो आपको इसके तुरंत बाद अभी जो है मिल जाएगा। कंप्यूटर का वीडियो जरूर देख कर जाएं, क्योंकि वहां से प्रश्न जरूर आएंगे। 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर के बन रहे हैं। 3 वीडियो आपको करंट अफेयर के प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें 401 में और 116 में पूरे 516 प्रश्न करंट अफेयर के करवाए गए हैं। उनको एक बार देखिएगा। अगर आपके चाहते हैं कि इसको जो है जितने भी वीडियोज़ हैं नए हैं आप देख सकते हैं, स्पीडोमीटर का यूज़ करिए और स्पीड को आप फास्ट करके वीडियो को कम समय में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बता देते हैं। 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड इसका सही आंसर होगा। 24 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह बोर्ड राज्य सरकार एवं व्यापारियों उद्यमियों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड का कार्य मुख्यतः सलाहकारी प्रवृत्ति का होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। बोर्ड में कितने 3 पद उपाध्यक्ष के होंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड इसका सही आंसर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है और उसकी नीड भी है। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जाइए एग्ज़ाम में, बिल्कुल एकदम अच्छा प्रदर्शन करिए, माइंड को रिफ़्रेश करिए, अच्छी नींद लेकर जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम को करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।